अनुगमन सिद्धांत से ओम के नियम का सूक्ष्म रूप, ओम के नियम का स्थूल रूप और प्रतिरोध और प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं नया टॉपिक आपका सेल। रासायनिक सेल भी कह सकते हैं या इसे सेल भी कह सकते हैं, जिसके बारे में आप भली भांति जानते हैं। सेल वह विद्युत युक्ति है जिसकी सहायता से हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में। आपने अपने घरों में जो सेल काम में लेते हैं, इनको हम कहते हैं शुष्क सेल, जिनको एक बार काम में लेते हैं और लेने के बाद उन्हें छोड़ देते, फेंक देते हैं। ठीक इसी प्रकार हम अपने मोबाइल में बैटरी, गाड़ियों में बैटरी और इन्वर्टर में बैटरी, इनमें जो यूज लेते हैं वो हमारा द्वितीयक सेल कहलाता है। तो सेलों को दो भागों में बांटा गया है। प्राथमिक सेल वे सेल जिनका उपयोग केवल एक बार किया जाता है, डिस्चार्ज होने के बाद उनका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। और द्वितीयक सेल वो सेल होते हैं जिन्हें हम एक बार काम में लेते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो दोबारा उन्हें चार्ज करके पुनः काम में लिया जा सकता है। उन्हें हम कहते हैं द्वितीयक सेल। सेल जब आप कहीं भी किसी भी डायग्राम में यूज करेंगे तो सेल, इसमें एक बड़ी रॉड लाइन के रूप में लेते हैं जिसे हम कहते हैं एनोड, और एक जो छोटी लाइन लेते हैं इसे हम कहते हैं कैथोड। बड़ी लाइन और छोटी लाइन लेने के पीछे भी इसका एक कॉन्सेप्ट है। बड़ा मतलब उच्च विभव, ये बड़ी लाइन का मतलब माना जाता है उच्च विभव, और ये छोटी लाइन को माना जाता है निम्न विभव। तो हम कहेंगे कि जो सेल है उसमें धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, इसलिए सेल में एक रॉड को बड़ी और एक को छोटी लिया जाता है। जो प्रैक्टिकल में जो यूज में आती है या हमारे घर में जो बैटरी हम काम में लेते हैं, उसमें इस तरीके के दो इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। एक पात्र रहता है जिसमें विद्युत अपघट्ट भरा जाता है। विद्युत अपघट्ट क्या होता है? जिसमें धारा प्रवाहित करने पर अगर मैं इनको आपस में किसी तार से भी कनेक्ट कर दूं और इसके अंदर यदि NH4Cl जो एक विद्युत अपघट्ट है इसे भर दिया जाए तो यह अपने दो आयनों में टूट जाता है, NH+Cl-। ये धनायन और ये ऋणायन। अब ये धनायन और ऋणायन क्या करेंगे? इन धनायनों और ऋणायनों का उपयोग होता है कि आपके इसमें NH4+ बन गया और Cl- बन गया, तो ये NH4Cl, तो ये जो आपका धनायन है, ये धनायन तो कैथोड की ओर गति करता है और ये ऋणायन एनोड की ओर गति करता है। इस प्रकार इन आवेश वाहकों की गति के कारण परिपथ में या सेल से हम रासायनिक ऊर्जा के द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसलिए सेल क्या है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला एक उपकरण माना जाता है। तो सेल जिसमें विद्युत अपघट्ट भरा रहता है और जब इन्हें किसी चालक से जोड़ा जाता है, चालक तार से या परिपथ में जब जोड़ा जाता है, तो यह विद्युत अपघट्ट अपने आयनों में टूट जाता है और ये आयन विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर गति करते हैं और परिपथ में धारा का चालन होता है। विद्युत आपका जो सेल है इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो है आपके विद्युत वाहक बल, दूसरा टर्मिनल वोल्टता और तीसरा आंतरिक प्रतिरोध। इनके बारे में शॉर्ट में भी पूछा जाता है, इनके बारे में डिफरेंस भी पूछा जाता है। आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसके बारे में भी बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं पहले विद्युत वाहक बल। इसको कहा जाता है विद्युत वाहक बल, लेकिन आप इस बल से
ये ना जाने कि विद्युत वाहक बल एक प्रकार का बल है। विद्युत वाहक बल सेल द्वारा धनावेश को, विद्युत वाहक बल क्या है? सेल द्वारा धनावेश को दी गई वह ऊर्जा है जिसे पाकर के ये अपना एक पूर्ण चक्र करता है, उसे कहते हैं विद्युत वाहक बल। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि विद्युत वाहक बल ना होकर के एक प्रकार की ऊर्जा है। इसका मात्रक आप लिखेंगे तो इसका मात्रक होता है वोल्ट। कैसे कहेंगे अपन इसे? जब परिपथ खुला होता है, जब कुंजी खुली होती है अर्थात कुंजी में डॉट नहीं लगी होती है, तो सेल से बाह्य परिपथ में धारा का चालन नहीं होता, इसे हम कहते हैं खुला परिपथ। और खुले परिपथ में सेल के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहा जाता है। अब मैं अपना दूसरा टॉपिक बता रहा हूं आपको, टर्मिनल वोल्टता। टर्मिनल को कहा जाता है सिरे। टर्मिनल मतलब सिरे। तो जब आपका परिपथ बंद है, यहां हमारी कुंजी खुली हुई थी इसलिए विभवांतर को हमने विद्युत वाहक बल कहा। यहां पर परिपथ में कुंजी लगी हुई है, जब कुंजी लगी हुई है तो ऐसे परिपथ को कहा जाता है बंद परिपथ। बंद परिपथ में सेल से बाह्य परिपथ में भी धारा का चालन हो रहा है, उस समय पर हम कह सकते हैं कि सेल के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात और देख सकते हैं आप, जब इससे परिपथ में धारा का चालन हो रहा है तो इस प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर आपका क्या बन जाएगा? V बराबर IR। तो ये तीनों समांतर क्रम में लगे हुए हैं, इसलिए इस समय पर जो सेल के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है वही आपकी टर्मिनल वोल्टता V बराबर IR के रूप में मानी जाती है। तो जब अगर यहां पर डिफरेंस आता है तो हम कहेंगे जब परिपथ खुला हो तो सेल के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहा जाता है, और जब सेल परिपथ आपका बंद है, कुंजी लगी हुई है, धारा प्रवाहित हो रही है, उस समय परिपथ को बंद माना जाता है। और बंद सिरों पर, बंद परिपथ में सेल के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को टर्मिनल वोल्टता V बराबर IR के रूप में माना जाता है। तीसरा सेल का इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस। आंतरिक प्रतिरोध क्या है आपको यहां पर बताना चाहूंगा मैं। हमने बात की थी कि जब सेल से बाह्य परिपथ, सेल आपका सर्किट में लगा हुआ है, तो हमने देखा था कि विद्युत अपघट्ट अपने आयनों में टूट जाता है। इस प्रकार इसमें कई सारे आयन आ जाते हैं। अब जब धारा का प्रवाह होगा तो ये आयन एक इलेक्ट्रोड से दूसरे, जैसे NH4 यहां से इस जगह पे जा रहा है, Cl इस जगह पे जा रहा है, तो आप देख रहे हैं कि इस जगह पर, इस पॉइंट पर दोनों आयन एक दूसरे से टकरा जाते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों आयन है वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जब इसमें धारा का चालन किया जाता है या धारा नहीं भी बह रही तब भी विद्युत अपघट्ट के आयन टूट जाते हैं, और परस्पर टक्कर के कारण ये आयन इलेक्ट्रोडों की ओर पूर्णतः या आसानी से नहीं पहुंच पाते। इन आयनों के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाती है। बाधा किसके कारण उत्पन्न हो रही है? विद्युत अपघट्ट के आयनों में परस्पर टक्कर के कारण इनके आयनों के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है आंतरिक प्रतिरोध। और आंतरिक प्रतिरोध हर एक सेल में होगा। अगर कोई आदर्श सेल हो तो आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 माना जा सकता है। आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध R 0 माना जाता है। ऐसा सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0 है वो आदर्श सेल होगा।
अगर हम देखते हैं कई बार घरों में अगर सेल रखा रह जाता है कुछ समय के बाद, जिसको हमने सर्किट में भी काम में नहीं लिया है, परंतु उसमें भी कुछ समय के बाद डिस्चार्ज हो जाता है, तो डिस्चार्ज होने का रीजन क्या है? ये आंतरिक प्रतिरोध। ये विद्युत अपघट्ट के आयन परस्पर टक्कर करते रहते हैं, इनकी एनर्जी का लॉस होता है और ये निरावेशित हो जाते हैं। तो जब डिस्चार्जिंग की कंडीशन आती है निरावेशन की स्थिति में, निरावेश मतलब सेल से आप ऊर्जा ले रहे हैं, अर्थात आपका सेल धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है, सेल ऊर्जा दे रहा है, इसलिए विद्युत वाहक बल का मान टर्मिनल वोल्टता से अधिक माना जाता है। और ऊर्जा संरक्षण नियम से हम अगर बात करें, ऊर्जा संरक्षण नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम आपका कहेगा कि सेल के पास, आपका जो सेल था उसके पास टोटल एनर्जी ई थी। जब इसमें धारा का प्रवाह हुआ तो धारा का प्रवाह होने पर आर के सिरों पर जब आयन का प्रवाह हुआ तो इतनी ऊर्जा की हानि हो गई, जिसे हम विभवांतर के रूप में नापते हैं। और इसी प्रकार आगे आपका ये सेल और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध, ये इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर माना जाता है किसी भी सेल का। तो आपके सेल में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो सेल होता है उसका एक विद्युत वाहक बल होता है और आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो यहां पर क्या हुआ, जब आपने सेल से एनर्जी ली तो सेल से एनर्जी का कुछ पार्ट तो रेजिस्टेंस पे खर्च हुआ, बाह्य प्रतिरोध पर, और कुछ आंतरिक प्रतिरोध पर भी खर्च हो जाता है। तो कुल ऊर्जा का डिवाइडेशन बाह्य प्रतिरोध पर खर्च हुई ऊर्जा प्लस आंतरिक प्रतिरोध पर खर्च हुई ऊर्जा। इसलिए निरावेशन की स्थिति में आपकी जो इक्वेशन बनेगी E बराबर V प्लस आई आर, या विभवांतर के रूप में आप लेंगे तो V बराबर E माइनस आई आर। अब हम यह देखें कि सेल से कितनी धारा बह रही है। तो मैंने आपको बताया है कि V बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, तो मैंने V के स्थान पर IR की वैल्यू पुट कर दी और IR ये रहा, यहां से मैंने I को कॉमन ले लिया। E बराबर IR प्लस R, अर्थात I सेल से जो बहने वाली धारा है वो कितनी हो जाएगी, I बराबर E अपॉन R प्लस R, जो सेल से बहने वाली धारा। यहां पर आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल मिल जाएगा। यदि सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट या 3 वोल्ट है, बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध अगर आपको दिया जाए तो सीधा आप सेल से प्रवाहित धारा का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा मैंने आपको बताया, जैसे जो द्वितीयक सेल थे, द्वितीयक सेल मैंने कहा है कि जिन्हें डिस्चार्ज होने के बाद पुनः आवेशित करके काम में लिया जा सकता है। तो जब हम सेल को आवेशित करते हैं तो सेल के पास एनर्जी कम है और हम उसे बाह्य परिपथ से, मतलब हम अपने घरों में जो सर्किट लगे रहते हैं जिनसे हम धारा लेते हैं, उस प्लग में लगा करके सेल को चार्ज करते हैं। तो प्लग की एनर्जी हमारे पास, जो प्लग की जो सेल का विद्युत वाहक बल है वो कम है और प्लग का विभवांतर ज्यादा है। तो आवेशन के समय प्लग द्वारा सेल को ऊर्जा प्रदान की जाती है, सेल का विभवांतर ज्यादा होगा और सेल का विद्युत वाहक बल कम होता है। तो यहां पर आवेशन की स्थिति में डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, आवेशन की स्थिति में आपकी जो इक्वेशन थी वो V बराबर E प्लस आई आर, क्योंकि यहां पर E आपका छोटा माना जा रहा है। तो हमारे पास विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता में अंतर पूछ सकता है। विद्युत वाहक बल को परिभाषित कीजिए, टर्मिनल वोल्टता को परिभाषित कीजिए। विद्युत वाहक बल का मात्रक पूछ सकता है। आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, सेल, आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। इस तरीके की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी
और अगर आपके पास सेल का एक्चुअल पार्ट पूछा जाए कि सेल वास्तव में सेल, तो सेल का डिनोटेशन किस तरीके से होता है, सेल में हमेशा एक विद्युत वाहक बल होगा और एक आंतरिक प्रतिरोध होता है। हमने अभी अपने टॉपिक में देखा था, इससे पहले वाले टॉपिक में हमने सेलों के बारे में चर्चा की थी। सेल और उसके कंपोनेंट्स, विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल वोल्टता और उनमें रिलेशन। अब सेल का यूज क्या है, या हम जो कहें कि हमें सेल से अधिक मान की धारा प्राप्त करनी है, तो अधिक मान की धारा प्राप्त करने के लिए हमें सेलों का संयोजन करना पड़ेगा। मतलब दो या दो से अधिक सेलों को हमें आपस में जोड़ करके एक अधिक मान की धारा प्राप्त करने के लिए एक सिस्टम बनाना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं बैटरी। बैटरी दो या दो से अधिक सेलों का संयोजन होता है। तो मैं आपको यहां बताने वाला हूं सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन को हम पहले डिस्कस करेंगे। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, मैंने आपको सेल के बारे में बेसिक चीज बताई है कि सेल में विद्युत वाहक बल होता है और सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो ऐसे ही दो सेलों को मैंने सेल 1 जिसका विद्युत वाहक बल E1 और आंतरिक प्रतिरोध R1, सेल नंबर 2 जिसका विद्युत वाहक बल E2 और आंतरिक प्रतिरोध R2 है, को परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया है, एक के बाद एक। जहां मिश्रा खत्म हुआ यहाँ दूसरे का धनसरा शुरू हो जाता है। इस क्रम को हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन की इंपॉर्टेंट बात होती है, कोई सा भी श्रेणी क्रम होगा उसमें परिपथ में एक ही मान की धारा प्रवाहित होती है। तो हम देख रहे हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में दो सेलों को बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के साथ जोड़ करके सेलों का संयोजन किया गया है। एक सेल का टर्मिनल A to B और दूसरे सेल का टर्मिनल B से C है। इससे सेल से I मान की धारा प्रवाहित हो रही है। तो मैं A और B सिरों के उत्पन्न विभवांतर A B के लिए अगर मैं बात करूं, जिसे हम टर्मिनल वोल्टता भी कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था टर्मिनल वोल्टता A और B के बीच में, तो अपने पास फॉर्मूला था E माइनस I R1। V बराबर मैंने आपको बताया था वहां पर टर्मिनल वोल्टता निरावेशन की स्थिति में E माइनस IR के रूप में ली जाती है। तो फर्स्ट टर्मिनल के लिए मैंने लिया है VAB बराबर E1 माइनस IR1। इसी प्रकार दूसरे टर्मिनल के लिए मैं बात करूंगा, दोनों टर्मिनल के B और C के बीच में E2 माइनस IR2। ये दो अलग अलग सेलों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कह दूं या टर्मिनल वोल्टता कह दूं। मुझे चाहिए A से C के बीच में पूरा, क्योंकि हमने जब इसका संयोजन कर दिया है तो VAC को मैं लिखूंगा VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC। आपने जब विभव की हम बात करते हैं तो टोटल विभव V बराबर पहले सेल पर विभव AC के लिए पहले सेल पर विभव मींस AB और दूसरे सेल का विभव या विभवांतर BC। तो VAC को मैं क्या लिखूंगा VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC। ये मुझे रिजल्ट दे रहा है VA माइनस VC, अर्थात AC के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। हम इसको यूं भी कह सकते हैं VA माइनस VC। तो आपको VAC हम कह देंगे यहां पर VA माइनस VB मीन्स VAB। VAB हम इक्वेशन फर्स्ट से और VBC हम इक्वेशन सेकंड से पुट करेंगे, तो यहां मिलेगा E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। तो VAC AC के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर या टर्मिनल वोल्टता हम E1 और E2 को अलग कर लेंगे। E1 प्लस E2 माइनस I कॉमन लेकर के
R1 प्लस R2। तो हमने जो संयोजन किया उसको मैं इस फॉर्मेट में अगर बनाना चाहता हूं तो क्या बनेगा, VAC इक्वल्स टू यहां पर E इक्विवेलेंट तुल्य विद्युत वाहक बल माइनस I R इक्विवेलेंट संयोजन का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। तो या तो हम इस फॉर्म में इसको ले सकते हैं। अब यहां पर आप देख रहे हैं मैंने कहा है ए और सी के स्रोत पर उत्पन्न विभवांतर। अब आप यहां से अगर नजर डालें तो AC के समांतर क्रम में R भी जुड़ा हुआ है, तो मैं VAC को IR भी कहूंगा। AC के स्रोत पर उत्पन्न विभवांतर मैंने सेल के द्वारा ज्ञात किया और इनसे जो एनर्जी मिली वो कहां पे खर्च हुई, R के स्रोत पर। तो VAC बराबर IR। नाउ पुटिंग द वैल्यू IR इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। मैं ट्रांसफर कर लेता हूं, R प्लस R इक्विवेलेंट, इसको इधर ला करके मैंने कॉमन ले लिया, या कॉमन ले लेते हैं, I R प्लस I R इक्विवेलेंट बराबर E इक्विवेलेंट। I कॉमन आ गया हमारे पास, R प्लस R इक्विवेलेंट बराबर E इक्विवेलेंट। नाउ करंट जो हमें सेल के संयोजन से जो धारा मिल रही है वो अब कितनी मिलेगी, I बराबर E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट। ये हमें संयोजन से प्राप्त धारा है, ये संयोजन से प्राप्त धारा I बराबर E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट। ठीक है, यहां एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो श्रेणीक्रम संयोजन है, ये श्रेणीक्रम संयोजन सक्सेसफुल तब है या जब यथार्थ माना जाता है जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से छोटा हो। अगर हमारे सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में कम है तो हम सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करके अधिक मान की धारा प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां ध्यान रखना, R इक्विवेलेंट का जो मान होगा या सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो हमेशा सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों का मान बाह्य प्रतिरोध के मान से कम होना चाहिए। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन, और अब हम पढ़ेंगे सेलों का समांतर क्रम संयोजन। तो मैंने आपको बताया है दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल क्रमशः है E1 R1 और दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः है E2 और R2 है। इन दोनों सेलों को समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। समांतर क्रम में क्या होता है, एक ही दोनों सेलों के धन सिरे एक बिंदु पर और दोनों सेलों के ऋण सिरों को दूसरे बिंदु पर संयोजित किया जाता है। तो हमने यहाँ पर सेल 1 और 2 सेल को सेल 1 और सेल 2 समांतर क्रम में पॉइंट A और B के बीच में संयोजित किया है और बिंदु A और B के मध्य बाह्य प्रतिरोध R को संयोजित किया गया है। ये आपका सेलों का समांतर क्रम संयोजन का परिपथ है। हम जानते हैं जब हम टर्मिनल वोल्टता की बात करते हैं, जो मैंने आपको पहले टॉपिक में बताया था, तो पहले सेल के लिए टर्मिनल वोल्टता क्या है, समांतर क्रम में विभवांतर AB पॉइंट, सेल फर्स्ट सेल के लिए भी AB यही है, दूसरे सेल के लिए भी AB यही रहेगा। तो इसके लिए टर्मिनल वोल्टता हम ये कह सकते हैं VAB फॉर फर्स्ट सेल E1 माइनस I1 R1, V के लिए हम बात करें E2 माइनस I2 R2। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि जब जिस संयोजन में जो चीज भिन्न होती है
उसको हम ऐड करते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारे समांतर क्रम संयोजन में धारा भिन्न भिन्न है। तो मैं यहां पर कह सकता हूं सेल से प्रवाहित कुल धारा, सेल से प्रवाहित कुल धारा कितनी आ जाएगी हमारे पास, I बराबर I1 प्लस I2, I बराबर I1 प्लस I2। अब पहले सेल के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो पहले सेल का हमारा VAB क्या है, E1 माइनस I1 R1। तो मैं यहां से VAB I1 R1 को इधर ट्रांसफर कर देता हूं, I1 R1 बराबर E1 माइनस VAB के स्थान पर मैं V लिख सकता हूं कि दोनों के लिए वोल्टेज सेम है। तो I1 यहां से I1 क्या बन गया मेरे पास, I1 बराबर E1 माइनस V अपॉन R1। इसी प्रकार अगर मैं दूसरे सेल के लिए बात करूं तो I2 R2 का इधर ट्रांसफर हो गया, E2 माइनस V का इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो दूसरे सेल से धारा I2, ये पहले सेल से धारा का मान है, और ये दूसरे सेल से धारा E2 माइनस V अपॉन R2। तो हमारे पास दोनों सेलों से, पहले सेल से I1 धारा और दूसरे सेल से I2 धारा, दोनों सेलों से अलग अलग धारा जब प्राप्त हो गई तो पॉइंट ए पर इन दोनों धाराओं का संयोजन हो रहा है। तो I बराबर I1 I2 हम कह सकते हैं, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड, इसको इक्वेशन थर्ड। तो हमारे पास I का आ गया फ्रॉम सेकंड और थर्ड से, 2 और 3 से 1 में मान रखने पर क्या जाएगा हमारे पास, I बराबर E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। सेपरेट कर देते हैं हम इनको, I बराबर E1 अपॉन R1 V अपॉन R1 E2 अपॉन R2 V अपॉन R2। तो यहां पर E1 E2 को अलग, E1 R1 E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R1 माइनस V अपॉन R2। E1 E2 को अलग कर दिया, V को अलग कर दिया। I बराबर E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, यहां से V कॉमन ले रहा हूं मैं, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब मैं इन दोनों के लिए सेपरेट R1 R2 एलसीएम लूंगा, तो यहां बनेगा E1 R2 प्लस E2 R1। ये तो हमारा इन दोनों का माइनस V, इन दोनों में से एलसीएम लूं R1 R2, तो मेरे पास आ जाएगा R2 प्लस R1। मैंने आपको बताया है कि हमारी जो भी इक्वेशन है वो इस फॉर्म में लिखी जाती है सेल में, V इक्वल्स टू E माइनस IR। तो यहां से आपको क्या मिलता है, देखो आप V को मैं इधर ला रहा हूं, V R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, और I का पक्षांतर इधर कर रहा हूं तो माइनस I। इस फॉर्म में चाहिए तो हम यहां पर V इक्वल्स टू, अब मैं इस R1 का इधर पक्षांतर करूंगा तो ये उल्टा होकर के गुणा हो जाएगी, E1 R2 और E2 R1 अपॉन R1 R2, ये तो हमारी टर्म थी। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो R1 R2 ऊपर चला जाएगा और R1 प्लस R2 नीचे आ जाएगा। मतलब
R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसी तरीके से I के साथ हो जाएगा, I के साथ भी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 R2 से कैंसिल हो जाएगा, V इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो हम जिस फॉर्मेट को देख रहे थे वो आ गया V E I R। तो मैं यहां लिख दूंगा V इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, जहां I इक्विवेलेंट क्या है, तुल्य विद्युत वाहक बल, तुल्य विद्युत वाहक बल क्या जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। इसी तरीके से तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध क्या रहा है आपका, R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। हम जानते हैं समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ऐसा संयोजन जिसमें धारा का मान भिन्न भिन्न होता है समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। और फाइनली जो रिजल्ट आ गया, ई इक्विवेलेंट और प्रतिरोध व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। हम देखेंगे कि जब सेलों का समांतर क्रम संयोजन किया जाएगा, सेलों का जब समांतर क्रम संयोजन किया जाएगा तो आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध के मान से अधिक होना चाहिए। सेलों के समांतर क्रम संयोजन से अधिक मान की धारा अगर हमें प्राप्त करनी है तो हमारा जो सेल हम संयोजित कर रहे हैं उनके आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध के मान से ज्यादा होना चाहिए। और जब हमने श्रेणी क्रम की बात की थी तो श्रेणी क्रम में मैंने क्या बताया था, श्रेणी क्रम के लिए R इज लेस देन R। श्रेणी क्रम संयोजन में आंतरिक प्रतिरोध जो सेल संयोजित किए जा रहे हैं उनके आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध के मान से कम होना चाहिए, आंतरिक प्रतिरोध का मान। और समांतर क्रम में अगर अधिक मान की धारा है तो आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध के मान से ज्यादा होना चाहिए। ऐसी ही और अच्छी वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।